अच्छा, नई शिक्षा नीति में यूजीसी, एआईसीटीई और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो संस्थाएं हैं इनको एक करने की बात हो रही है, इन सबको एक संस्था के अंतर्गत लाने की बात हो रही है। उस शिक्षा के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी फिर बन जाएगी, जिसमें मेडिकल लॉ जो शिक्षण संस्थान है सिर्फ उनको छूट दी जाएगी, बाकी सब मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो संस्था होगी तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए क्या बदलाव कर पाएगी, क्या लाभदायक रहेगी, और एक ही बॉडी करोड़ों छात्रों को मैनेज कर पाएगी? मतलब इस मुताबिक फर्जी डिग्रियां बंद हो जाएगी और जो बांटी जा रही है वो पकड़ में आ जाएगी, ऐसा? रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। और आज बात उस शिक्षा नीति की जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी भी इस पर कई तरीके के संशय बने हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान में 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और उसके बाद मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसके लिए TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन भी किया गया था, जिन्होंने मई 2019 में शिक्षा नीति का अपना मसौदा जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखा था, लेकिन सरकार को वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया और अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस पूरी नई शिक्षा नीति ने हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य क्या वाकई बदलाव देखने को मिलेगा और क्या इससे हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा? इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सेंट विल्फ्रेड कॉलेज अजमेर के एकेडमिक डीन इंजीनियर अभिनव कश्यप, और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ये नई शिक्षा नीति जो है वो कुछ बदलाव करेगी या नहीं करेगी। तो कश्यप साहब, आपका एमपीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले नई शिक्षा नीति को अगर आसान भाषा में समझें तो क्या ये बदलाव करने वाली है हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, ये आप बताइए हमको। देखिए, जिस तरह से सरकार ने नई शिक्षा नीति निकाली है, अगर हम लोग उस पर सीधे बात करें तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया है। जहाँ तक सरकार का कहना है, सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है इसको वैश्विक स्तर पे ले जाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस करे हैं। जैसे आपको मालूम है, पहले 10+2 का हमारे सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब इसको इन्होंने चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। इसी तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। असल में अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ इस शिक्षा नीति को, तो सरकार इंडस्ट्री से रिलेटेड शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है। यानी कि शिक्षा लेने के बाद छात्र डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें या अपना खुद का व्यवसाय खोल सकें, या एक तरह से कह सकते हैं हम लोग के जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ हमारी गवर्नमेंट बढ़ रही है। यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर मल्टीपल एजुकेशन की बात कही गई है। मतलब छात्र विज्ञान के साथ कला से जुड़ा जो विषय है वो ले सकता है, वो पढ़ सकता है। तो इससे युवाओं को क्या फ़ायदा हो? जी बिल्कुल। जैसे अगर शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में बात करूं तो वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, इसके साथ ही सरकार ने एक चीज़ और नई निकाली है कि जैसे पहले हमारे पास सिंगल ऑप्शन हुआ करते थे, या तो हम साइंस स्ट्रीम ले पाते थे या हम लोग आर्ट्स ले पाते थे या कॉमर्स ले पाते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में सरकार ने एक नया इसके अंदर चीज़ जो जोड़ी है वो ये है कि अगर बच्चा जैसे साइंस के साथ अगर अकाउंट्स लेना चाहे तो वो ले सकता है। इससे नए नए सब्जेक्ट्स लेने के ऑप्शंस बच्चों के पास बढ़ेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑप्शंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर या जहाँ भी वो व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें भी ऑप्शंस बढ़ेंगे, जॉब्स के ऑप्शंस बढ़ेंगे। तो नई शिक्षा नीति ऑब्वियसली नई जॉब्स को लेके आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। जी डेफिनेटली इससे युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आज एक बच्चा है, वो कला में बहुत अच्छा है कि आर्ट्स को अपना एक विषय लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रुचि फ़िज़िक्स में भी है। तो अब पहले क्या होता था, पहले या तो उसको आर्ट्स लेना पड़ता था या वो फ़िज़िक्स पढ़ सकता था। लेकिन आज की जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें वो अपने दोनों ही विषय लेके आगे बढ़ सकता है। अगर आप देखें तो आईएएस के अंदर कई इंजीनियर्स होते हैं, जब वो आईएएस का पेपर देते हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आगे ऑप्ट करते हैं। तो ये
अब जो ये लोग इतना आगे जाके ये सब किया करते थे, अब क्या है, बच्चा 12th क्लास के बाद ही अपने इंटरेस्ट को अगर उसके पास इंटरेस्ट है तो वो दोनों को अपने पैरेलल लेके चलेगा, और इन दोनों फील्ड्स में जो जॉब्स होंगी उन सब के लिए वो एलिजिबल होगा, इन दोनों जगह ही वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑब्वियसली इससे बच्चा अपने इंटरेस्ट को तो आगे ले जा ही सकता है, इसके साथ साथ अपने लिए इन्हीं विषयों पे अपने लिए जॉब के नए ऑप्शन भी तलाश कर सकता है। नई शिक्षा नीति में तकनीकी छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? और सेंट विल्फ्रेड ग्रुप जो है वो क्या बदलाव कर रहा है इसके मुताबिक? देखिए, वैसे तो जो बेसिक जो शिक्षा नीति है इसमें जो गवर्नमेंट का है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स एक ही कंसेप्ट है कि ऐसे इंजीनियर्स जो डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके काम करने लायक हों, ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करना इसकी मेन पॉलिसी हो सकती है इस शिक्षा नीति की। इस पॉलिसी पे सेंट विल्फ्रेड ग्रुप काफ़ी पहले से काम कर रहा है, क्योंकि हम पहले से बच्चों को जो इंडस्ट्री में जिस तरह का माहौल उनको मिलने वाला है, हम उससे पहले से ही उनको इंटरेक्ट कराते हैं, शुरुआत से कराते आए हैं। लेकिन अभी जो हम बदलाव करने वाले हैं वो 2-3 बदलाव हम लोग करेंगे। एक, सबसे पहले हम लोग वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं अपने कैंपस के अंदर। दूसरा, हम लोग वर्चुअल लैब्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि जो लैब्स, जो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ बच्चों को आके कराए जाते हैं वो हम लोग उनको वर्चुअली भी प्रोवाइड करा सकें। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन के, ऑनलाइन स्टडीज़ के जो सोर्सेज है वो हम लोग बच्चों को अवेलेबल करवा रहे हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव करने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम लोग अपने आने वाले दिनों में सेंट विल्फ्रेड्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम लोग ये बदलाव करेंगे। इसके लिए हमारी 2 ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं और फर्दर हम इसके आगे काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे। पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात आई है नई नीति में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, एक्चुअली इस चीज़ के 2 पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। पहले अच्छे पहलू की बात मैं कर लेता हूँ। अच्छा पहलू ये है कि सबके लिए समान अवसर होंगे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम होगा। एक बच्चा आज की डेट में जैसे 10 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहता है अगर, तो उससे 10 तरह के नए नए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिससे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब उसको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इससे टाइम भी बचेगा, क्योंकि पहले वाला प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, बिकॉज एक बच्चा 10 जगह अप्लाई कर रहा है, 10 जगह उसका सिलेक्शन होता है, फिर वो जो सीट उसको अलॉट होती है वो 10 जगह में से खाली एक ही सीट उसको लेता है और 9 जगह से वो सीटें छोड़ता है। जब वो सीट छोड़ता है तब आगे वाले बच्चों को चांस मिलता है। तो ये क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, और दूसरा कई बच्चों को इसकी वजह से चांस भी नहीं मिल पाता था। लेकिन सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की वजह से ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका एक जो नुकसान है वो ये है कि बच्चों को एक ही चांस मिलेगा। आप पहले जैसे अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता था, अगर एक एग्ज़ाम किसी बच्चे का ख़राब हुआ तो वो दूसरा दे पाता था, लेकिन अब जो होगा सब कुछ डिपेंडेंट एक ही एग्ज़ाम पे होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, नई शिक्षा नीति में यूजीसी, AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो संस्थाएं हैं इनको एक करने की बात हो रही है, इन सबको एक संस्था के अंतर्गत लाने की बात हो रही है। उस शिक्षा के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी फिर बन जाएगी, जिसमें मेडिकल और लॉ जो शिक्षण संस्थान है सिर्फ उनको छूट दी जाएगी, बाकी सब मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो संस्था होगी तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए क्या बदलाव कर पाएगी, क्या लाभदायक रहेगी, और एक ही बॉडी करोड़ों छात्रों को मैनेज कर पाएगी? सर, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इतने करोड़ स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होना बहुत, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बाद भी इनको कुछ लोअर लेवल पे भी इनको कुछ ना कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी जिससे सारा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चल पाए। लेकिन हाँ, इस पे एक बात है कि अगर सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी तो एक तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, दूसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेल्फ ओन्ड कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, इन सब के लिए नियम कायदे जो होंगे वो सिंगल होंगे, एक ही तरह के नियम सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी हम लोग देखें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम अलग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम अलग हैं। ये सारे जब एक ही रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आ जाएंगे तो इनके नियम एक हो जाएंगे, और दूसरा उत्तरदायित्व जो होता है एक संस्था का ज़्यादा अच्छे तरीके से
वहन कर सकती है एक संस्था, उत्तरदायी हो सकती है। और एक पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि जो अगर इस तरह की एक संस्था होगी तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा जो होता है, जैसे आज की डेट में 4 इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो 4 जगह सेम डेटा कॉलेज को एंटर करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी को एंटर करना पड़ता है। वो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा जो होगा वो नहीं होगा, उससे सिर्फ एक ही संस्था को हमें अपना डेटा देना पड़ेगा। मतलब इस मुताबिक फर्जी डिग्रियां बंद हो जाएगी और जो बांटी जा रही है वो पकड़ में आ जाएगी, ऐसा? बिल्कुल मिलेगी सर। आज एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी होगी तो उनके पास सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट होगा, तो किस बच्चे को कौन सी डिग्री मिल रही है ये सारी चीज़ें उनकी नॉलेज के अंदर रहेगी। और इस तरह के जो नकली फर्जी डिग्री वाले जो चीज़ें हैं उनको रोकथाम करने में आसानी रहेगी। आपको ऐसा नहीं लगता नई शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति जो है उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पुरानी शिक्षा नीति का समीक्षा होनी चाहिए थी नई शिक्षा नीति घोषित करते समय। उसका कारण ये है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें तो कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ के निकले होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ के और आगे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे। हमें इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें दोनों शिक्षा नीति की समीक्षा करना ज़रूरी था। बल्कि बेटर ये होता कि अगर हम लोग पुरानी शिक्षा नीति की समीक्षा करके फिर नई शिक्षा नीति को उसमें से ही निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बशर्ते कि एकदम से इतने रिफॉर्म्स करने की जगह हम लोग इसको धीरे धीरे लागू करते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए ये मुझे बताइए कि अब सेंट विल्फ्रेड जो कॉलेज है वो अजमेर के युवाओं को नई शिक्षा नीति के साथ क्या खास देने वाला है? जी बिल्कुल देने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले तो नए नए कोर्सेज का ढेर सारे कोर्सेज हम लोग बच्चों के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शंस ऑब्वियसली सब्जेक्ट चूज़ करने के ऑप्शंस बच्चों के पास बढ़ रहे हैं तो हमें कोर्सेज भी बढ़ाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज, जैसे आपको मैंने बताया, ये वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो बच्चों को इंडस्ट्री में जाने के लिए पहले से एक इंटरेक्शन इंडस्ट्री से बच्चों का हो जाएगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ऐसे करके हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन माहौल बच्चों को एक प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का देने वाले हैं। इसके साथ में जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बच्चों को जॉब्स, हम लोग नंबर ऑफ़ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करके देने वाले हैं, जिससे उनका भविष्य आगे उज्जवल हो सके। चलिए अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमपीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो तकनीकी शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगी और हमको देखने को भी मिलेगा। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए अब नई शिक्षा नीति थ्योरी एजुकेशन की जगह प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर अग्रसर होगी, ऐसा नज़र आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा इंजीनियर अभिनव बता रहे थे, कि इससे अब फर्जी डिग्रियों का जो धंधा था उसे बंद करने में बड़ी मदद सरकार को मिल सकती है।